Hi guys, welcome to Smart Commerce classes. My name is Anshul Mittal and in this video we will be covering the chapter number 15 of ACCA F7 and the name of the chapter is IAS 37 and IAS 10. So you must be wondering कि सर IAS 37 and IAS 10 क्या हैं? ये चैप्टर तो देख के ही बड़ा ख़तरनाक से लग रहा है, ये स्टैंडर्ड पता नहीं क्या क्या होंगे. तो गाइज ये स्टैंडर्ड तुमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, यू हैव ऑलरेडी रेड इट स्टैंडर्ड, ये F3 में. So IAS 37 relates to provisions and IAS 10 relates to adjusting events, है ना? याद आ गया? तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, हमने ऑलरेडी ये जो चैप्टर है F3 में करा हुआ है. तो यहाँ मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें बोलूँगा कि एक बार पढ़ लो अपने एंड पे. बाकी अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में तुम्हें थॉरोली करना है तो तुम्हारे को यहाँ पे ऊपर अभी एक डिस्क्रिप्शन दिखेगा, ठीक है? इस लिंक को क्लिक कर दो और यहाँ क्लिक करते ही तुम मेरी F3 की उस वीडियो में पहुँच जाओगे जिसमें मैंने पेबल्स, प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एक्सप्लेन किया हुआ है. तो पेबल्स वाला पार्ट स्किप करके प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ तुम वहाँ से पढ़ लेना और तुम्हें बहुत थॉरोली अच्छे से समझ आ जाएगा. देयर इज़ नो पॉइंट कि मैं यहाँ पे भी पूरा शुरू से स्क्रैच से कराऊँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने उस वीडियो में कवर कराया हुआ है, ठीक है? तो पेबल्स वाला पार्ट स्किप करके स्टार्ट फ्रॉम प्रोविजन इफ़ यू वांट इस चैप्टर को बहुत डिटेल में करना. लेकिन अगर तुम्हें वो चैप्टर याद है थोड़ा बहुत तो हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स कराऊंगा ही, थोड़ी बहुत रिवीजन कराऊंगा पुरानी, तो याद भी आ जाएगा, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. तो इसको भी हमें कुछ नहीं करना. तो गाइज मोस्टली जो ये चैप्टर है दिस इज़ कॉन्सेप्चुअल चैप्टर एंड प्रैक्टिकल्स बहुत रेयर है इसमें. ये थोरेटिकल और अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा चैप्टर है, तो इसमें थ्योरी ज़्यादा है. तो सबसे पहले हमारे हैं प्रोविजंस. अब प्रोविजंस का यहाँ पे है कुछ प्रॉब्लम्स, तो यहाँ तक मैं तुम्हें वैसे समझा देता हूँ कि ये चीज़ क्या लिखी हुई है. इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट इन फैक्ट. तो व्हाट एग्जैक्टली दे आर सेइंग कि हमारा जो ये IAS 37 प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ ये सब आया था, इसके आने से पहले काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्या होती थी कि अब प्रोविजन का मतलब क्या होता है. हमने एक रूल पढ़ा हुआ है दैट इज़ प्रूडेंस. प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? ऑलवेज एंटिसिपेट फॉर लॉस. वी हैव टू एंटिसिपेट फॉर ऑल लॉसेस. जितने भी लॉसेस हमारे फ्यूचर में होने वाले हैं उसको एंटिसिपेट करो. अब प्रॉब्लम क्या होने लगी, अब ऐसा कोई प्रोविज़न तो बना नहीं था कि कैसे हम आगे होने वाले लॉस को अभी से बुक में लिखें, कैसे कैलकुलेट करें. तो देयर वाज नो एक्ट, नो स्टैंडर्ड फॉर दैट. तो प्रॉब्लम्स क्या होने लगी, लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ भी प्रोविज़न बनाने लगे कि मेरे को लगता है कि मेरे को ना अगले साल एक कार परचेज़ करनी है तो मेरा खर्चा होगा, तो आज की रेट में मैं एक खर्चा अपनी बुक्स में दिखा देता हूँ. मेरे को पता है कि अगले साल मेरा एक खर्चा होने वाला है, सैलरीज डबल होने वाली हैं, तो उस इतनी डबल करने के लिए मैं अभी से अपनी बुक्स में खर्चा दिखा देता हूँ. तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, ठीक है? इनकम टैक्स वालों को भी, क्योंकि इनकम टैक्स वालों को अगर हम कोई भी प्रोविज़न दिखाते हैं, सो प्रोविज़न हमारा पहले एक्सपेंस आता है, एक उसका इफेक्ट होता है एक्सपेंस में और एक लायबिलिटी में जाता है. तो अगर उसको हम एक्सपेंस दिखाते हैं तो हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, और जब प्रॉफिट्स कम होता है तो उस पर हमें टैक्स भी कम पे करना पड़ता है. तो ये सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा होने लग गई थी स्टार्टिंग में. तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए, ताकि हमारे जो प्रोविजंस हैं वो बिल्कुल जेन्युइन प्रोविजंस बने, कुछ भी गड़बड़ ना हो, लोग सोच समझ के काम करें, जानबूझ के कुछ चीज़ें ना दिखाएं, तो हमारा ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37 आया. तो टिल हेयर इट इज़ ऑल दैट, जो भी है जो मैंने बताया है उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है. तो तुम एक बार इसको पढ़ लेना, वैसे एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पॉइंट. कभी सोचो चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है? अब आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ IAS 37. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जैसा मैंने बताया सेम वही चीज़ है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ IAS 37 प्रोविजंस, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज एंड कॉन्टिजेंट एसेट्स इज टू एंश्योर दैट appropriate recognition criteria and measurement basis are applied to provisions, contingent liabilities and contingent assets, and that sufficient information is disclosed in the notes to the financial statement to enable user to understand their nature, timing and amount.
कि हम जो भी अपना प्रोविज़न बनाए वो सफिशिएंट हो, अप्रोप्रिएट हो, एक्सेसिव ना हो और उसको हम ठीक से कैलकुलेट कर सकें। और दूसरा, हम नोट्स में ये इन्फॉर्मेशन दें कि हमने जो ये प्रोविज़न बनाया ये क्या सोच के बनाया और इसके पीछे क्या रीज़न है, ताकि यूज़र को समझ आए कि इस प्रोविज़न को बनाने का रीज़न क्या था। हर चीज़ का रीज़न होता है, तो प्रोविज़न को बनाने का रीज़न क्या था वो भी हमें यहाँ से पता चल जाएगा। सो उसके बाद आता है व्हाट इज़ प्रोविज़न। ये ऑलरेडी हमने F3 में करा हुआ है, तो वीडियो जिसने देखी है उसको शायद याद होगा, और जिसने नहीं देखी वीडियो तो आई वुड रेकमेंड कि एक बार वो वीडियो देख लो, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं फिर भी एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। सो प्रोविज़न बेसिकली क्या होता है? अ प्रोविज़न इज़ अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। दिस इज़ नॉट एंड नहीं है, अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट मतलब तुम्हें पता है कि आगे जाके नुकसान हो सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे जो रिसीवेबल्स हैं, रिसीवेबल से हमें पता है कि हो सकता है 10% रिसीवेबल्स लोग ना दे पैसे। जनरली हमारा हर बार ये होता था, हर साल हमारा ये होता था। तो अब पॉइंट ये है, यू कैन नॉट सर्टेन टाइम, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द टाइम कि कब जाके वो पैसे नहीं आएंगे, यू नेवर नो। और दूसरा, अमाउंट का भी तुम एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते कि मुझे कंफर्म है कि 1 लाख अगर डॉलर्स मुझे आने थे तो 10% दैट मीन्स कंफर्म्ड है कि 10,000 मुझे नहीं आएंगे। यू कैन नॉट गेस दैट अमाउंट परफेक्ट। तो अमाउंट का तुम्हें पता है कि 10, 8, 6, 12, 15 का हो सकता है, बट यू डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट। सो अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट, उसके लिए वी हैव टू मेक अ प्रोविजन। लायबिलिटी क्या होती है? ये तो डेफिनेशन बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं इसी में। अ लायबिलिटी इज़ अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटिटी, कि हमें पैसे देने हैं, आज की डेट में हमें किसी को पैसे देने हैं, ऑब्लिगेशन है। अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, कि पहले कभी हमने या तो लोन लिया था या कोई ऐसी एक्टिविटी की थी, कोई ऐसा बेनिफिट लिया था जिसके लिए हमें ये पैसे देने हैं। और सेटलमेंट ऑफ विच इज़ एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन एन आउटफ्लो फ्रॉम द एंटिटी ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडी इकोनॉमिक बेनिफिट। ये जो चीज़ लिखी हुई है गाइज, इसका मैंने सिंपल F3 पढ़ाते हुए बताया था, इट मीन्स मनी। कि जो लायबिलिटी है ये सेटल कैसे होगी? पैसे देके, सिंपल सा। ये लायबिलिटी क्या होती है? ऑब्लिगेशन, कि हमें किसी को पैसे देने हैं क्योंकि पहले हमने उससे लोन लिया था और उसकी सेटलमेंट कैश या बैंक में ही होगी। वो अलग बात है, कभी दूसरी सेटलमेंट भी हो जाती है जैसे कॉन्ट्रास वगैरह होते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट केस। लेकिन जनरली हम यही बोलते हैं कि इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब कैश में देना पड़ेगा। सो दैट इज़ अ प्रोविजन, और ये है लायबिलिटी। दिस डेफिनेशन ऑफ अ लायबिलिटी, नॉट अ प्रोविजन, लायबिलिटी। अब आता है रिकग्नाइजेशन ऑफ अ प्रोविजन। प्रोविजन को हमें कब रिकग्नाइज करना है? सो ये उसके 3 क्राइटेरिया हैं। अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तभी हम प्रोविजन को रिकग्नाइज करेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट रिकग्नाइज प्रोविजन। सो ये भी ऑलरेडी मैंने उस वीडियो में कराया हुआ है। प्रोविजन शैल बी रिकग्नाइज्ड व्हेन एन एंटिटी हैज़ अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, लीगल और कंस्ट्रक्टिव, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। लीगल मतलब जैसे हमें इनकम टैक्स हर साल पे करना होता है, सो दैट इज़ अ लीगल लायबिलिटी, टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। तो हालांकि टैक्स, मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, ये जो हमारा ईयर है, इस ईयर एंड में हमें टैक्स नहीं पे करना होता। इस साल का टैक्स हम यहाँ पे जाके 3-4 महीने बाद पे करते हैं, बट हमें पता है कि टैक्स हमें पे करना पड़ेगा अप्रॉक्सीमेट फिगर, तो हम यहाँ पे एक प्रोविज़न बनाते हैं, उसका प्रोविज़न फॉर टैक्स। तो दैट प्रोविज़न इज़ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन लीगल। कंस्ट्रक्टिव होती है वारंटीज। एग्जाम्पल, कंपनी ने पब्लिक को वारंटी दी हुई है कि अगर आपके कोई भी प्रोडक्ट जो कंपनी बेच रही है उसमें खराबी हुई तो वो प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगा। तो कंपनी एक एस्टीमेट लगा सकती है कि हर साल हम जितना भी सामान बेच रहे हैं तो 6 to 7% प्रोडक्ट हमारे पास वापस आते ही हैं और उनको पैसे देने पड़ते हैं। पिछले 6-7 साल का ये ट्रेंड है। सो दैट मीन्स इस साल भी हो सकता है हमें इतने % शायद देना पड़े। सो दैट इज़ अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन विच इज़ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. जो भी लायबिलिटी हमें पे करनी है आगे जाके, उसका हम एक एस्टीमेट लगा सके, रिलायबल एस्टीमेट, कि अप्रॉक्सीमेट इतनी फिगर। अगर हमें एस्टीमेट ही नहीं पता, हाउ कैन वी मेक अ प्रोविजन इन बुक्स? जब मुझे अमाउंट ही नहीं पता, हाउ कैन वी मेक अ प्रोविजन? तो एक एस्टीमेट पता होना चाहिए। एंड थर्ड, इट इज़ प्रॉबेबल कि इस
लायबिलिटी के लिए हमें कैश पे करना पड़े। सिंपल, इट इज़ प्रॉबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ द रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल ऑब्लिगेशंस। मतलब इट इज़ प्रॉबेबल कि ये सेट करने के लिए हमारे को या तो कैश पे करना पड़ेगा, जैसे इनकम टैक्स पे करने के लिए कैश पे करना पड़ता है, या फिर हमारा कुछ नुकसान होता है। नुकसान मतलब कि हमें पैसे नहीं आएंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट, कैश बेनिफिट या कैश नुकसान। कैसे? अगर रिसीवेबल से मुझे $1,00,000 आने थे और आए मुझे 90,000, दैट मीन्स $10,000 नहीं है। सो एक तरह से कैश नहीं आया। सो बेसिकली जो भी ये लायबिलिटी है दिस विल बी सेट ऑफ इन कैश, या तो देना पड़ेगा या पैसे हमें नहीं आएंगे। सो ये 3 कंडीशन जब फुलफिल होंगी तभी हमारा प्रोविजन रिकग्नाइज होगा। इफ़ दीज कंडीशन आर नॉट मेट, नो प्रोविजन विल बी रिकग्नाइज्ड। अब इन्होंने इन तीनों को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है विद एग्जांपल्स और उसी की इलस्ट्रेशंस बनाई हुई है। तो हमने ये पढ़ लिया प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ठीक है। अब जैसे ये मैंने तुम्हें बता दिया, जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड, ठीक है। रिकग्नाइजेशन ये एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी, वैसे कुछ खास नहीं है। आई डू वन थिंग, एक बार मैं पढ़ के इसका तुम्हें क्रक्स ही बता देता हूँ। अब गाइस एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें इन्होंने क्या बोली हुई है समझने के लिए, कि एन इंटेंशन टू मेक अ पेमेंट इज नॉट इनफ ऑन इट्स ओन टू जस्टिफाई अ प्रोविजन, देयर मस्ट बी अ एक्चुअल ऑब्लिगेशन टू मेक द पेमेंट। प्रोविजन, इसका सिंपल सा क्रक्स ये है, प्रोविजन आप तभी बना सकते हो जब आपको पता है कि एक्चुअली में आपको अमाउंट आगे जाके पे करना है। व्हेन यू नो कि अमाउंट गारंटी पे करना है, यू कैन नॉट सेव योर सेल्फ फ्रॉम दिस पेमेंट। सो यहाँ का क्रक्स है, यू कैन नॉट सेव योर सेल्फ फ्रॉम दिस पेमेंट, तभी तुम उसको आगे प्रोविजन बनाओगे। अब यहाँ जो एग्जाम्पल दिया हुआ मैं बताता हूँ एग्जाम्पल क्या दिया है, कि एक बंदा है, उसने जब लीज एग्रीमेंट करा था, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी दी थी ऑन लीज, ये प्रॉपर्टी दी थी लीज पे, और इसको बोला था कि तूने हर 5 साल बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो इसकी रिपेयर करानी है, आफ्टर एवरी 5 ईयर्स ज़रूरत पड़ी तो रिपेयर करानी है। तो इसने पहले साल 5 साल हो गए, पहले 5 साल बाद इसने $1,00,000 की रिपेयर कराई। तो इसने क्या किया, 6th ईयर में इसको लगा कि यार अगले 5 साल बाद भी रिपेयर होनी है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं हर साल 20,000 का प्रोविज़न बनाना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि 5 साल में स्प्रेड कर देता हूँ 20, तो 5 साल बाद मेरे पूरे 1,00,000 का प्रोविज़न बन जाएगा और वो मैं पेमेंट करके आगे खर्चा कर लूँगा। अब पॉइंट ये है गाइज, ये जो खर्चा है दिस इज़ इंटेंशन, उसकी इंटेंशन है कि खर्चा हो, वो अवॉइड भी कर सकते हैं, भाई घर को ठीक से यूज़ करें कि खर्चा ना आए। दिस इज़ नॉट अ कन्फर्म लायबिलिटी, तो इसीलिए ये खर्चा अलाउड नहीं है। और अगर इन केस सोचो, दूसरी बात, जो लास्ट ईयर है, जब लास्ट ईयर में उसने देखा कि यार अब तो खर्चा होना ही होना है क्योंकि घर पूरा टूट गया, 5 साल में रिपेयर करानी पड़ेगी, नो अदर ऑप्शन, देन वो ये प्रोविज़न बना सकता है, बट इन दी लास्ट ईयर, बिल्कुल लास्ट ईयर के एंड में प्रोविज़न बना सकता है कि हाँ यार ये तो खर्चा मुझे करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, अब ही हैज़ अ ऑब्लिगेशन टू डू दी पेमेंट। तो ऐसा नहीं है कि तुम 5 साल अलग अलग ऐसे करते रहो कि हाँ 20 यहाँ 20 यहाँ 20 यहाँ 20 यहाँ की, तो पता ही है पेमेंट करनी है। तो जिस साल तुम्हें लग रहा है कि पेमेंट होनी ही होनी है, उसी साल उसी ईयर तुम ऑब्लिगेशन हो जाएगी, एंड देन यू कैन मेक अ प्रोविज़न। बट पुराने 5 सालों में तुम कोई प्रोविज़न ऐसा नहीं बना सकते, क्योंकि अभी तुम इंटेंशनली कर रहे हो ये चीज़ ऑब्लिगेशन नहीं है। वही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है, ये सारा यहीं लिखा हुआ है, IAS 37 does not permit this approach because there was no obligation to incur the cost until the 5 years has elapsed। मतलब लैप्स मतलब जब तक 5 साल नहीं हुए तब तक आपकी लायबिलिटी बनी नहीं है, तो वो चीज़ है, सिंपल, ठीक है। इलस्ट्रेशन से ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। अ रिटेल स्टोर हैज़ अ पॉलिसी ऑफ रिफंडिंग परचेजेस बाय डिससेटिस्फाइड कस्टमर, के रिटेल स्टोर ने क्या बोला है कि उसको जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, अगर कोई खुश नहीं है सामान से तो वो सामान रिफ़ंड कर सकता है। Even though it is under no legal obligation to do so, its policy of making refund is generally known।
मतलब ये कंपनी, हाई गवर्नमेंट ने नहीं बोला, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि पेमेंट करनी है, लेकिन सबको पता है कि अगर कुछ भी होता है तो ये रिफ़ंड करते हैं। अगर आप इस कंपनी से सामान लेते हो, जैसे अमेज़ॉन, व्हेन यू बाय थिंग्स फ्रॉम अमेज़ॉन एंड आपको चीज़ नहीं पसंद आई, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो पक्का रिफ़ंड करते हैं। एक्सट्रीम केसेस होते हैं जहाँ नहीं होता, बट जनरली वो करते हैं। सो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस केस में अब उनको पता है कि हमने अगर लेट्स से $1 लाख का सामान बेचा है और हर साल अप्रॉक्सीमेट 8 to 10% हमारे पास सामान रिटर्न होता ही होता है। दैट मीन्स 8 to 10% लोगों को हमें पैसे वापस करने पड़ते हैं। ये पिछले ट्रेंड चलता आ रहा है, पास्ट ट्रेंड से। तो दैट मीन्स कंपनी को पता है कि इस साल भी डेफिनेट है कि 8 to 10% मुझे रिफंड करना ही पड़ेगा। लग रहा है कंपनी को भी करना पड़ेगा क्योंकि हर साल ऐसा होता है। सो दिस इज़ नॉट अ इंटेंशनल, दिस इज़ अ काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन कि इनको प्रोविज़न बनाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि ये खर्चा, हो सकता है कि ये चीज़ ना भी हो। इट कैन हैपन कि हो सकता है कि ऑब्लिगेशन ना हो सकता है कि सारा कोई भी रिफ़ंड ना करे, बट पिछले 5 साल का ट्रेंड है। ट्रेंड से समझ आ रहा है कि लोग 8 to 10% रिटर्न करते ही करते हैं। सो अ रिटेल स्टोर हैज़ अ पॉलिसी ऑफ रिफंडिंग परचेज बाय डिससैटिस्फाइड कस्टमर even though it is under no legal obligation to do so. Its policy of making refund is generally known. Should a provision be made at the year end? क्या हमें प्रोविज़न बनाना है? जिन्होंने वो वीडियो देखी उनको समझ आ गया होगा कि येस, हमें प्रोविज़न बनाना है। यहाँ पढ़ लेते हैं। द पॉलिसी इज़ वेल नोन एंड क्रिएट्स अ वैलिड एक्सपेक्टेशन इन फ्रंट ऑफ पीपल। देर इज़ अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, मैंने बताया था ना, वारंटीज, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, कि लोगों को पता है और हर साल ये चीज़ होती है। इट इज़ प्रोबेबल दैट सम रिफंड विल बी मेड, पुराने ट्रेंड से देखा जा रहा है कि 8 to 10% रिफंड करना ही पड़ेगा। इट कैन बी मेजर्ड यूजिंग एक्सपेक्टेड वैल्यूज, जैसा मैंने तुम्हें बताया। सो येस, अ प्रोविजन इज़ रिक्वायर्ड, इसकी प्रोविजन की ज़रूरत है और इसको तुम अवॉइड नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथ में नहीं है ना। अगर लोगों ने रिटर्न करना, इट्स नॉट इन योर हैंड, ठीक है। सो प्रोविजन इज़ रिक्वायर्ड। सेकेंड हमारा आता है रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड, कि जो भी आप प्रोविज़न बना रहे हो आप उसका एक रिलायबल एस्टिमेट इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट कर सको, क्योंकि अगर तुम एस्टिमेट ही नहीं कर सकते, सो हाउ कैन वी मेक अ प्रोविजन फॉर दैट। प्रोविजन शुड बी रिकग्नाइज्ड एट द बेस्ट एस्टिमेट इफ द प्रोविजन रिलेट्स टू वन इवेंट सच एज पोटेंशियल लायबिलिटी फ्रॉम अ कोर्ट केस। दिस शुड बी मेजर्स यूजिंग मोस्ट लाइकली आउटकम। मतलब अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो कोर्ट केस का जो मोस्ट लाइकली आउटकम, जो भी कोई कोर्ट केस होता है, हमें पता चल जाता है कि हाँ यार, हम हार चुके हैं, जीत चुके हैं पहले ही, और हार चुके हैं तो अप्रॉक्सीमेट इतना अमाउंट हमें देना पड़ेगा। सो जो मोस्ट लाइकली आउटकम आपको लग रहा है कि देना पड़ेगा, वो चीज़। इफ़ द प्रोविजन इज मेड अप ऑफ न्यूमरस इवेंट्स सच एज प्रोविजन टू मेक रिपेयर्स ऑन गुड्स विद इन अ ईयर ऑफ सेल, प्रोविजन शुड बी मेजर्ड यूजिंग एक्सपेक्टेड वैल्यूज। जैसे मैंने बताया था कि पिछले सालों का ट्रेंड हमारा ये होता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इस साल एक्सपेक्टेड है कि इतना हमारे को करना पड़ेगा, प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। दैट इज़ रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड। इलस्ट्रेशन देखते हैं जल्दी से। एन एंटिटी सेल गुड्स विद अ वारंटी covering customer for a cost of repairs for any defect that are discovered within first 2 months after purchase। पहले 2 महीने की परचेज में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिफेक्ट आया तो कंपनी वो चीज़ रिपेयर करा के पब्लिक को देती है। अब तुम कहोगे कंपनी रिपेयर करती है तो पब्लिक की जेब से कुछ नहीं जाता, बट पॉइंट इज, जब कंपनी रिपेयर करती है, कंपनी को अपने लोगों को तो सैलरी देनी पड़ती है ना। कोई पार्ट लगा तो पार्ट के पैसे तो अपनी पॉकेट से देने पड़ेंगे ना। खुद भी पार्ट्स बनाती है तो खर्चा तो होता ही है ना। सो दैट इज़, ये होती है वारंटी। पास्ट एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट 88% ऑफ द गुड्स सोल्ड will have no defect, 7% will have minor defect, and 5% will have a major defect. If minor defects were detected in all the products sold, the cost of repair would be 24,000. If major defects were detected in all the products sold, the cost would be 2 lakh. What is the amount of provision? हमें पता है कि अगर सारे प्रोडक्ट्स में हमारा माइनर डिफेक्ट आया तो 24,000 का एक्सपेंस है, और हमें पता है कि पास्ट ट्रेंड से पता लग रहा है कि 7% ऑफ द टोटल सेल ही माइनर डिफेक्ट आता है। तो 24,000 इंटू 7% जब हम करेंगे तो ये लिखा हुआ है 24,000 इंटू 7%। तो एक तो प्रोविज़न ये बन गया हमारा, और जो मेजर डिफेक्ट है वो टोटल सेल का होता है 5%।
सारे अगर गुड्स हम रिपेयर कराएं, मेजर डिफेक्ट अगर सब गुड्स में निकल जाए तो 2 लाख का खर्चा होगा। तो 5% का क्या होगा, 2 लाख इंटू 5%, इन दोनों का टोटल कर देंगे, वो हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स। टोटल माइनर रिपेयर की कॉस्ट टोटल इतनी थी, मेजर रिपेयर की टोटल कॉस्ट इतनी थी। अगर सारे प्रोडक्ट्स पे होता है तो मेरे को जितने परसेंटेज प्रोडक्ट्स पे लग रहा है उससे मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है गाइस, सो दिस वे वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रोविजन। बहुत ही सिंपल है चैप्टर, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। नेक्स्ट, ये भी इलस्ट्रेशन है, जल्दी से कर देते हैं। An entity has to rectify a serious fault in an item of plant that has constructed for a customer. The individual most likely outcome is that the repair will succeed at the first attempt at the cost of $4 lakh, but there is a chance that further attempt will be necessary, increasing the total cost of 5 lakh. What amount of provision that we can make? So point यहाँ पे ये है, the individual most likely outcome is that the repair will succeed at the first attempt, कि 4 लाख तो हमें खर्चा करना ही करना पड़ेगा, but there is a chance that further attempt will be necessary, increasing the total cost of 5 लाख। अब पॉइंट ये है कि 4 लाख तो हमें कंफर्म्ड है कि देने ही पड़ेंगे, सो दैट मीन्स प्रोविजन ऑफ 4 का तो हमें रिकग्नाइज करना पड़ेगा। This is because the best estimate of liability is most likely outcome, not the worst case scenario. हम worst case scenario की बात नहीं कर रहे, हम most likely outcome की बात कर रहे हैं कि हमें कितना देना पड़ेगा, पता है कि इतना तो देने ही देना है। ये नहीं है कि अगर सिचुएशन सबसे ख़राब हुई तो क्या बात होगी, दोनों में फ़र्क है। हमें पता है कि इतना तो हमें देना ही देना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरा कि अगर हम worst case scenario लेके चलते हैं कि अगर मान लो बिल्कुल वर्स्ट केस सिनारियो लेके चलते हैं, तब हमें हो सकता है ये चीज़ हो तो हम वर्स्ट केस सिनारियो की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वर्स्ट केस सिनारियो इज़ नॉट, इट्स इंटेंशनल नॉट ऑब्लिगेशन। वर्स्ट केस सिनारियो इज़ नॉट ऑब्लिगेशन, तो इन दैट केस हमें ये देना ही देना पड़ेगा। 4 लाख तो देना ही पड़ेगा। 5 लाख इज़ नॉट, जो एडिशनल 1 लाख है वो हमारा कोई, इट्स नॉट अ ऑब्लिगेशन, वो वर्स्ट केस सिनारियो है। अब आता है देयर इज़ अ प्रॉबेबल आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मतलब हमारा कैश जाएगा, सिंपल। तो इसको ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है। सो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी भी गाइस हमने उसमें करा हुआ है, ठीक है। मैं जल्दी से बता देता हूँ, ये मैं इतना डिटेल में नहीं करा रहा, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इन दी वीडियो, तो वहाँ से आई होप तुमने देख लिया, और नहीं देखा तो एक बार दोबारा से देख लेना। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है, बेसिकली जब तुम्हें पता है कि हो सकता है तुम्हें आगे जाके अमाउंट देना पड़े, हो सकता है तुम्हें आगे जाके अमाउंट देना पड़े, लेकिन अमाउंट कितना देना पड़ेगा वो तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, वो तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है कि तुम्हें कितना अमाउंट देना पड़ेगा। दैट इज़ अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम्हारे ऊपर किसी ने, चलो तुम ऐसे नहीं बोलते, कोई एक कंपनी है, कंपनी के ऊपर किसी एक एम्प्लॉय ने केस किया हुआ है और इसने मांगे 5 लाख रुपए, या लेट्स कॉल इट $5 लाख इसने मांगे कि मुझे इतना कॉम्पेंसेशन चाहिए, और ये केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है। तो अभी ये केस कोर्ट में चल रहा है, कंपनी इज़ फाइटिंग, सो राइट नाउ मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता शायद 5 लाख देने भी ना पड़े, बट हो सकता है कि पूरे 5 लाख देने पड़े। हो सकता है कोर्ट एक मिडल ऑर्डर बता दे कि शायद $2 लाख देने पड़े, कुछ भी बोल सकता है। सो एक केस चल रहा है, हो सकता है मुझे पैसे देने पड़े, लेकिन कितना अमाउंट देना है दैट इज़ नॉट कन्फर्म्ड, सो दिस इज़ अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। A possible obligation that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence and non-occurrence of one or more uncertain future events। इसका मतलब क्या है, हमें पता है कि हमें हो सकता है पैसे देने पड़े, लेकिन दैट डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर सिनारियो कि हम केस हारते हैं या केस जीतते हैं। अगर जीत गए तो शायद कुछ भी ना देना पड़े। सो आउटकम ऑफ विच इज़ डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर, नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी, और एंटिटी का उसमें पूरा कंट्रोल नहीं है। थोड़ा बहुत कंट्रोल है, ऑब्वियसली केस फाइट कर सकती है, बट होल कंट्रोल नहीं है कि वो पूरा शायद ना ही देना पड़े। दैट्स नॉट लाइक अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट बट इट्स नॉट रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज
इट इज़ अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो शायद हमें देना पड़े, बट हम इसको बुक्स में रिकग्नाइज नहीं करते. वाई? इट इज़ नॉट probable that outflow of resources embodied will be required to settle the obligation. Amount cannot be measured. Contingent liability को हम कभी भी बुक्स में नहीं दिखाते, सबको पता है ये चीज़. हम इसको फाइनेंशियल पोजीशन के एंड में नोट्स के अंदर दिखाते हैं कि कंपनी के ऊपर ये केस चल रहा है विच इज़ फॉर वर्थ $5 लाख, तो हो सकता है हमें इतना अमाउंट देना पड़े, लेकिन बुक्स में नहीं रिकग्नाइज करते. वाई? पहला कि कंफर्म ही नहीं है कि हमें अमाउंट देना पड़ेगा, और दूसरा कितना अमाउंट देना है ये भी कंफर्म नहीं है. दैट्स वाई वी डू नॉट कॉल इट अ प्रोविजन. तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इज़ नॉट अ प्रोविजन, याद रखना गाइस. ठीक है, ये लिखा हुआ है एक बार, और ये इसकी डेफिनेशन है, पढ़ लेना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. अब आता है गाइस समरी. दिस इज़ लाइक लायबिलिटी एंड दिस इज़ एसेट. ये चीज़ सबने ऑलरेडी पढ़ी हुई है. ये क्या बताता है? अब इसकी जो परसेंटेज है, दिस इज़ 95+% या मोर देन 95%. दिस इज़ 50 to 95 के बीच में. दिस इज़ 5 to 50 के बीच में, और ये 0 to 5. आई थिंक यही है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आई थिंक यही है. F3 में यही थी. सो दैट मीन्स अगर कुछ सिचुएशन की पॉसिबिलिटी 95% से ज़्यादा है, ये परसेंटेज में सारी फिगर्स, ठीक है, सिचुएशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 95% से ज़्यादा है कि तुम्हें पता है. अब जैसे कोई फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ लायबिलिटी, तुम्हें 95% से ज़्यादा चांसेस पता है कि वो देना ही है, कंफर्म्ड है देना, बिल आ गया कि तुम्हें देना पड़ेगा. सो इन दैट केस वो तो हमारी एक्चुअल लायबिलिटी होगी, जिसको बोलते हैं पेबल. जैसे तुम्हारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया अगले महीने का, बिल में तो अमाउंट एग्जैक्ट लिखा ही हुआ कि इतना अमाउंट अगले महीने पे करना है. सो दैट इज़ अ वर्चुअली सर्टेन कि तुम्हें वो देना ही देना है. सो दैट इज़ रिकग्नाइज्ड एज अ लायबिलिटी बुक्स में. ठीक है, अभी मैं एसेट को नहीं बता रहा. लेट्स टॉक अबाउट पेमेंट्स यानी लायबिलिटीज़. सेकेंड, अगर उस लायबिलिटी के चांसेस 50 से 95% के बीच में कि हो 50 से 95% के बीच में चांसेस हैं कि तुम्हें वो पेमेंट करनी पड़े, देन तुम उसको रिकग्नाइज करोगे एज अ प्रोविजन. अपनी बुक्स में तुम उसको प्रोविजन दिखाओगे कि इतना प्रोविजन मैंने बनाया है. अगर उसके चांसेस 5 to 50% है कि उस सिचुएशन को होने के चांसेस, उस खर्चे को होने के चांसेस 5 to 50% के बीच में है, तो तुम उसको डिस्क्लोज करोगे इन कॉन्टिजेंट लायबिलिटी. अगर 5 to 40% के बीच में तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, और अगर वो रिमोट है दैट मीन्स 5% से कम चांसेस हैं उस इवेंट के होने के. जैसे 5% से कम मतलब तुम्हें पता ही है कि केस तुम जीत गए, तुम्हें कुछ नहीं देना पड़ेगा. 5% से कम चांसेस हैं हारने के, तो तुम उसको इग्नोर करोगे. सो वर्चुअली सर्टेन मीन्स कन्फर्म्ड है कि देना पड़ेगा. प्रोबेबल मीन्स 50 to 95%. पॉसिबल मीन्स 5 to 50%. अक्सर बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो प्रोबेबल होता है 50% से ज़्यादा, पॉसिबल होता है 50% से कम, और रिमोट मतलब बिल्कुल चांसेस है ही नहीं. ठीक है, वर्चुअली सर्टेन है तो लायबिलिटी बनेगी. अगर प्रोबेबल है यानी 50% से ज़्यादा है तो रिकग्नाइज करेंगे प्रोविजन. अगर 5 to 50% है तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, अदरवाइज बुक्स में शो नहीं करेंगे. अब बात आती है एसेट्स की. एसेट्स का क्या करना है? अगर हमारे 95% से ज़्यादा चांसेस हैं कि हम केस, अभी एसेट का मतलब क्या है, हमने किसी एंटिटी पे केस किया हुआ है, ठीक है, 2 लाख का, हमें अब पैसे आने हैं. 95% से ज़्यादा चांसेस है हमें पैसे आने हैं. पता ही है कि केस जीत चुके हैं, सिर्फ फैसला आना बाकी है, पैसे आने ही आने हैं, तो हम उसको बुक्स में दिखाएंगे. याद रखना, कोई भी प्रोविजन इज़ नेवर फॉर अ एसेट. एसेट पे कभी कोई प्रोविजन नहीं बनता कि हो सकता है मुझे ये पैसे आ जाए, हो सकता है 50% चांस है कि मुझे पैसे आ जाए, वो कभी नहीं बनता. ठीक है, प्रोविजन इज़ ऑलवेज क्रिएटेड ऑन अ लायबिलिटी एंड नॉट ऑन एसेट्स. ऑलवेज रिमेंबर दिस. ठीक है, तो मैंने अगर 95% से ज़्यादा चांसेस हैं तो मैं एसेट को रिकग्नाइज करूँगा. 50% से ज़्यादा है, 95% से कम, तो मैं कॉन्टिजेंट एसेट दिखाऊंगा कि कॉन्टिजेंट एसेट है ना. 50% से ज़्यादा चांसेस हैं कि हम केस जीत जाएंगे, और 50% से कम है तो मैं इसको बुक्स में कुछ भी शो नहीं करूँगा. रीज़न, हमने जो प्रूडेंस अप्रोच पढ़ा था, प्रूडेंस अप्रोच क्या कहता है, हमें लायबिलिटीज़ यानी लॉसेस को कंसिडर करना होता है,
प्रॉफिट को नहीं कंसिडर करना होता। प्रॉफिट तो जब आ गया ठीक है, आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो ठीक है, लेकिन अगर आगे हमें पता है कि कोई खर्चा हमें करना है, उसको रिकग्नाइज करना होता है। ये भी मैंने वहाँ पे उस वीडियो में कराया होगा, बट फिर भी मैंने एक बार यहाँ पे करा दी, ठीक है। वारंटी प्रोविजन, अब वारंटी प्रोविजन सेम वही चीज़, थोड़ा सा डिटेल में बताया हुआ है। अ वारंटी इज ऑफन गिवन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेलिंग बिजनेसेस। देर इज ईदर अ लीगल और अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू मेक गुड्स और रिप्लेस फॉल्टी प्रोडक्ट। लीगल मतलब गवर्नमेंट ने, जैसे कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि आपको गुड्स को रिटर्न करना मैंडेटरी है। ये तो होता है जब गवर्नमेंट ने बोला हुआ है। कई इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जहाँ पे गवर्नमेंट का रूल होता है कि चीज़ ख़राब हो तो आपको वापस करनी ही पड़ेगी, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और कंस्ट्रक्टिव मतलब कि कंपनी ने हर जगह पैम्फलेट्स लगाए हुए हैं, हर जगह डिस्प्ले में लगाया हुआ है, हर न्यूज़ चैनल, हर जगह सबको पता है कि ये गुड्स रिटर्न करती ही करती है। एवरीवन नोज दिस, सो दैट इज़ कंस्ट्रक्टिव। ये वेरी वेल नोन है कंपनी की रिटर्न पॉलिसी, लाइक अमेजॉन की रिटर्न की पॉलिसी के बारे में सबको पता है। सो दैट इज़ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। वारंटी प्रोविजन सेम, अ प्रोविजन इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ सेल रादर देन एट द टाइम ऑफ रिपेयर और रिप्लेसमेंट। वारंटी का प्रोविज़न जिस दिन हमारी सेल होती है, टोटल सेल का कुछ परसेंटेज हम सेल के साथ ही प्रोविज़न बना लेते हैं कि हमें पता है कि नॉर्मली टोटल सेल्स में इतना प्रोविज़न बनी जाता है, तो इतने रिटर्न हो ही जाते हैं, तो यहाँ पे भी सेल के साथ हम प्रोविज़न बना लेंगे, ठीक है, ये याद रखना। दिस रिक्वायर्स द सेलर टू एनालाइज पास्ट एक्सपीरियंस सो दैट दे कैन एस्टिमेट how many claims will be made. If manufacturing techniques improve, there will be fewer claims. How much each repair will cost as technology becomes more complex. तो ये सब provision set up at the time of sale is the number of repairs expected in future multiplied by expected cost of each repair. वो हमने ऑलरेडी जो पढ़ा था ऊपर। शुड बी रिव्यूड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड एट द लाइट ऑफ फर्दर एक्सपीरियंस। बहुत ही सिंपल है भाई, कुछ भी समझने वाला नहीं है इसमें, बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि प्रोविज़न अगर हमें कोई भी बनाना है, हमें ये देखना पड़ेगा कि कितनी आगे रिपेयर्स हो सकती है, एक्सपेक्टेड कितनी है, और जैसे हमारी टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो हो सकता है रिपेयर पे खर्चा कम आए या ज़्यादा आए, वो चीज़ बहुत ही सिंपल है गाइस, मैं इसको भी करा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। देन आता है गारंटीज। अब गारंटीज क्या होती है? इन सम इंस्टेंसेस पर्टिकुलरली इन ग्रुप्स वन एंटिटी विल मेक। अब ये जो गारंटी है गाइस, याद रखना, दिस गारंटी इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्ट। कई लोग कहते हैं प्रोडक्ट की वारंटी भी होती है, गारंटी भी होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। गारंटी का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे दिस इज ए, दिस इज बी। ए ने बैंक के पास गया बिकॉज ए वॉन्ट्स टू टेक लोन फ्रॉम बैंक, उसको बैंक से लोन लेना था। अब हुआ ये कि जब ए ने बैंक से लोन लिया तो बैंक वाले किसी रेप्यूटेड बंदे की, जिसका नाम हो मार्केट में, उसका एक गारंटी मांगते हैं कि तुम इतना बड़ा लोन ले रहे हो तो हमें एक पर्सन की गारंटी चाहिए कि अगर इन केस ए बैंक को लोन ना दे पाए तो बैंक बी से वो पैसे रिकवर कर ले। दैट इज़ कॉल्ड अ गारंटी। कि ए ने बैंक से लोन लिया और लोन लेते टाइम बैंक ने बोला कि आप किसी पर्सन की गारंटी दो, बी ने गारंटी दे दी, ठीक है ये बंदे को मैं जानता हूँ, कोई ये लोन चुका देगा। गारंटी का मतलब ये है कि इन केस अगर ए लोन नहीं देता तो बी को अपनी पॉकेट से बैंक को पैसे देने पड़ेंगे। तो गारंटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसे किसी को बैठे बिठाए गारंटी कभी नहीं देनी चाहिए, ठीक है, याद रखना। कई बार क्या होता है, जब तुम मोबाइल फ़ोन के सिम्स भी लेते हो उसमें भी वो बोलते हैं कि या तो रेफरेंस मांगते हैं। रेफरेंस का मतलब होता है कि कल वो कुछ इमरजेंसी हो तो उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, लेकिन गारंटी अगर कोई मांगता है तो इसका मतलब क्या है कि कल को अगर एक बंदा बिल ना दे पाए तो वो दूसरे से पैसे ले सकते हैं। सो इन सम इंस्टेंसेस पर्टिकुलरली इन ग्रुप्स वन एंटिटी विल मेक अ गारंटी on behalf of other to pay off loan etc. if the other entity is unable to do so. A provision should be made for this guarantee if it is probable, that means more than 50% चांस है कि वो बंदा बैंक को पैसे नहीं देगा। It may otherwise be disclosed as contingent liability. अगर हमें लग रहा है कि वो बंदा बैंक को 50% से ज़्यादा चांसेस हैं पैसे नहीं दे पाएगा, हमें देने पड़ेंगे, तो हमें गारंटी दिखानी पड़ेगी। और अगर चांसेस 50% से कम है कि नहीं वो पैसे दे देगा, 50% से कम चांसेस हैं, तो हमें उसको कॉन्टीजेंट लायबिलिटी दिखाना पड़ेगा। और अगर बिल्कुल ही रिमोट है, रिमोट मतलब लेस देन 5%,
5% से भी कम चांसेस हैं, वो गारंटी ही है वो सारा लोन चुका ही देगा, तो हम बुक्स में कुछ भी नहीं करेंगे. सिंपल अंडरस्टैंडिंग. फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेज और फ्यूचर रिपेयर्स. No provision may be made for future operating losses or repairs because they arise in the future and can be avoided and therefore no obligation exists. ये याद रखना, अगर तुम्हारा 3-4 साल से लॉसेस हो रहे हैं so that does not mean कि अगले साल भी लॉस होगा, और अगर तुम्हें लग रहा है अगले साल भी लॉस होगा, उसका तुम प्रोविज़न नहीं बना सकते, तुम रिपेयर्स का प्रोविज़न नहीं बना सकते क्योंकि तुम इसको अवॉइड कर सकते हो. ये पहली बात तो ना कोई लीगल है और ना ऑब्लिगेशन है कि तुम्हें करना ही करना है, ये खर्चा होगा ही होगा. ज़रूरी थोड़ी है कि रिपेयर करनी है, चीज़ को अच्छे से यूज़ करो, तुम्हारे हाथ में उस चीज़ को. लॉस नहीं होना ये भी तुम्हारे हाथ में, एम्प्लॉयज़ को निकाल दो जिनको एक्स्ट्रा सैलरीज दे रहे हो. सो इन चीज़ों के लिए हम प्रोविज़न नहीं बनाते. अब आता है हमारा ऑनरस कॉन्सेप्ट. अब गाइस ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसको बस वो मतलब ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल इसका मतलब बताता हूँ क्या होता है. इसका मतलब ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, इन दोनों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, जैसे ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया था बी के साथ कि बी इसके ज़मीन पे 3 फ्लोर की बिल्डिंग बनाएगा विच विल बी कम्प्लीटेड इन 3 years. ठीक है. इसके लिए इसका कॉन्ट्रैक्ट था कि ए विल पे टू बी $10 लाख ए बी को देगा इस चीज़ को बनाने के लिए. ठीक है. और बाकी बी ने एस्टिमेट लगाया था कि मेरा इसको बनाने में खर्चा आएगा टोटल $8 लाख, तो $2 लाख की मेरा रेवेन्यू हो जाएगा. ठीक है. तो अब जैसे हम जब कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं, हर साल जितना हमारा वर्क हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम रेवेन्यू उसको प्रोरेट कर लेते हैं एंड कॉस्ट को प्रोरेट कर लेते हैं और प्रोरेट करके अपनी बुक्स में शो कर देते हैं. अभी तक ऐसे ही करते हैं. सो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये वो वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे हमें लगा कि पहले तो हमने एस्टिमेट लगाया था 8 लाख, लेकिन हमारा जो खर्चा है वो तो 10 लाख को भी एक्सीड कर जाएगा. इट विल एक्सीड इवन 10 लाख. हो सकता है चीज़ों के रेट बढ़ गए हों, कुछ भी हों, लेकिन अब पॉइंट ये है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो मैं इससे ज़्यादा पैसे ले भी नहीं सकता. देन इन दैट केस व्हाट शुड वी डू. तो काम तो देखो करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है. तो कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम तुम्हें ध्यान रखना था या तो कॉन्ट्रैक्ट में ही कोई क्लॉज लिख देते कि कल को अगर चीज़ों के रेट बढ़ गए तो मैं भी रेट बढ़ाऊंगा, वॉट एवर द सिचुएशन. इतना डिटेल में नहीं जाना. सो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट in which unavoidable cost of meeting the obligation under the contract exceeds the economic benefit expected to be received under it. जो उससे पैसे आने वाले हैं उससे ज़्यादा का हमारा खर्चा हो जाता है. दैट इज़ अ ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट. सो अगर कोई भी ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट हो, अ प्रोविजन फॉर दिस नेट कॉस्ट should be recognized as an expense in the statement of profit and loss in the period when contracts become onerous. जहाँ तुम्हें लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट रेवेन्यू से ज़्यादा जा रही है, वहाँ पे हमें प्रोविज़न बनाना पड़ेगा. In subsequent periods, this provision will be increased by unwinding of discount recognized as financial charge and reduced by any payment made. इस चीज़ को भी तुम्हें डिटेल में नहीं करना, मैं नहीं करा रहा, not at all required. कितना रह गया चैप्टर गाइस? अच्छा अभी है चैप्टर थोड़ा सा. सो लेट्स डू वन थिंग. अभी इस वीडियो में मैं यहीं तक कराता हूँ चैप्टर, और ये जहाँ तक मैंने कराया है ये तो पुराना ही है, तो ये तो शायद तो बड़ी जल्दी याद हो जाए. तो एक बार इसको अच्छे से कर लो, अच्छे से लर्न कर लो. प्रोविजंस की सारी कंडीशंस जो होती हैं, इलस्ट्रेशंस देख लो, प्लस जो मैंने लिंक दिया था, अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो जो मैंने लिंक दिया हुआ है वीडियो की स्टार्टिंग में, वहाँ से तुम मेरा वो तीनों चैप्टर्स भी पढ़ लो. काफ़ी हद तक काफ़ी डिटेल में ये समझ आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में आई विल कवर द नेक्स्ट पार्ट एंड आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूँ. ठीक है. चलो, ओके गाइस, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम.